तो इसमें आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, व्हाट विल गेट टू सी ना राइट नाउ दैट, पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज माय लोकोमोशन, व्हाट इज माय मूवमेंट, वो हम चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे एंड देन स्लोली हम फिर मसल्स वाले पार्ट को समझेंगे, मसल्स क्या होते हैं, दैट इज द पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इट इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर बट रफली इट विल टेक अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स आपके यहाँ पे लग जाएंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमारे चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब आप मुझे बताइए लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क क्या होता है? एनीवन कैन टेल? लोकोमोशन और मूवमेंट में आपका जनरली फर्क क्या रहता है? मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो मूवमेंट में आ जाएगा। लोकोमोशन थोड़ी सी मतलब ट्रेवल करना। आपने उल्टा बोल दिया। मूवमेंट मतलब आप अपने लाइक एक चीज को मूव कर रहे हैं, जैसे मतलब हैंड पे मूव कर रहा हूँ, मेरा एक जॉ यहाँ पे मूव हो रहा है, मेरी आईलिड मूव हो रही है, सो दैट्स अ मूवमेंट। ठीक है, मेरा हाथ मूव हो रहा है, मेरा पैर में हिला रहा हूँ बैठे बैठे हुए, राइट, दैट इज ऑल विल बी मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब पूरी की पूरी बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है। तो अगर कोई एनिमल है या कोई स्मॉल बैक्टीरिया है, अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर आपका ट्रैवल करके जा रहा है पूरी बॉडी को लेके ऑब्वियसली, सो दैट इज कॉल्ड एज माय लोकोमोशन। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ लोकोमोशन, यहाँ पे आपकी बॉडी पूरी मूव कर गई, राइट। लेकिन आप एक जगह बैठे हो, बैठे हुए अपना हाथ वेव कर रहे हो, राइट, या अपने जॉ आपका मूव हो रहा है, आप बातें कर रहे हो क्लास में बैठे बैठे हुए, दैट इज अ मूवमेंट, उसको बोलेंगे हम लोग वहां पे एज अ मूवमेंट। तो ये चीज याद रखना कि लोकोमोशन मूवमेंट में आपका फर्क कर रहा है। लोकोमोशन के आप लाइक पूरी बॉडी आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है आपकी, वहां पे चाहे वो एनिमल हो या कोई दूसरा स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। प्लांट लोकोमोशन शो नहीं कर सकते हैं, क्या प्लांट मूवमेंट शो कर सकते हैं? यस सर। मूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लांट मूवमेंट शो कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई सारे प्लांट आपके सनलाइट की तरफ मूव करते हैं, या यस सर। कई सारे प्लांट्स है जो पानी की तरफ मूव करते हैं, राइट। और आई वुड से सम प्लांट्स विल ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, इन द रूट सॉइल के अंदर जा रहे होते हैं, ग्रेविटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो प्लांट्स कैन शो द मूवमेंट बट प्लांट कैन नॉट शो लोकोमोशन। आप प्लांट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, वहां से उठ के वो कहीं और पे चला जाए, तो वो चीज आपके यहाँ पे हो नहीं सकती। सो यार इतना लोकोमोशन और मूवमेंट में यहाँ पे क्या फर्क होता है? अब जनरली दोनों चीजें करने के लिए यू नीड टू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर यू नीड टू हैव मसल्स ओवर देयर एंड बिकॉज ऑफ द मसल्स यू विल फाइंड कि आप यहाँ पे लोकोमोशन और मूवमेंट आप यहाँ पे कर पाते हो, राइट। सो ह्यूमंस के अंदर मसल्स तो आपको चाहिए होते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू हैव अ स्केलेटल सिस्टम। सो आपके बोन्स मसल्स के साथ कनेक्ट होकर आपको मूवमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने यहाँ पे हैंड रेज कर पा रहा हूँ या लाइक मूव कर पा रहा हूँ, सो दैट बिकॉज ऑफ द मसल्स एंड द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये दो चीजों को ही आज मतलब इस चैप्टर में आपने डिटेल में समझना है। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ द मसल्स, मसल्स के बारे में आप यहाँ पे समझेंगे डिटेल में। उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो ये दो कंपोनेंट आपने समझने हैं इस चैप्टर के दौरान। सो दिस टू थिंग्स विल बी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल, राइट, मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम, राइट। चलिए क्या लिखा हुआ इसको हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। मूवमेंट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट एक्सिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। बिल्कुल, एनिमल्स प्लांट्स दोनों आप यहाँ पे मूवमेंट शो करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये भी आपका एक टाइप का मूवमेंट हो जाता है, जो भी उसके बॉडी के अंदर जो भी आपके स्ट्रीमिंग आपका हो रहा है, दैट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म, ये भी आप जानते हो। कई एनिमल्स के पास सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, टेंटिकल्स होते हैं, उनके थ्रू अपना मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज समथिंग वी नो। ह्यूमंस कैन मूव देयर लिम्स, हाथ पैर हमारे मूव कर सकते हैं हम लोग, जॉज हमारे मूव कर सकते हैं, आईलिड मूव कर सकते हैं, टंग को मूव कर सकते हैं, सो दैट इज ऑल विल बी कॉल्ड एज मूवमेंट। ठीक है, तो यार इतना मूवमेंट अलग है, लोकोमोशन अलग है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लोकोमोशन। सो लोकोमोशन मतलब आप पूरी बॉडी को ही लेके एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन, राइट। पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन के लिए होता है सीलिया,
हाइड्रा के पास होता है टेंटिकल्स, राइट, इनको यूज करके वो लोग अपना लोकोमोशन करते हैं। अगर हाइड्रा को स्विम करके जाना हो एक जगह से दूसरी जगह पे तो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करेगा। उसी तरीके से पैरामीशियम को अगर पानी में जाना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ तो यूज करेगा अपने यहाँ पे सीलिया। हम लोग हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स यूज करते हैं, उसमें से हम यूज करेंगे हमारे यहाँ पे फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, मतलब हमारे पैर यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो प्लीज क्लियरली याद रखना कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज ये है नहीं, बट याद रखना, डोंट मिक्स मत कर देना इस चीज को, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाया गया कि आपके सामने यहाँ पे प्लांट है एंड प्लांट इज शोइंग द मूवमेंट ओवर हियर। सो आपका प्लांट जो है आपको यहाँ पे प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जब आप सनलाइट की तरफ जा रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज ओवर हियर? Periodism. Periodism. फोटोट्रॉपिज्म, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटोपीरियोडिज्म में बेटा क्या होता है, उसके अंदर आपका यहाँ पे ये रहेगा फ्लावरिंग उस पे आ जाती है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, दैट इट एक्चुअली मींस फ्लावरिंग विद द चेंज ऑफ अ डे लेंथ। ठीक है, दैट इज माय फोटोपीरियोडिज्म। फोटोट्रॉपिज्म सिंपली मींस कि लाइट की तरफ मूवमेंट शो करना, लाइट की तरफ मूवमेंट शो करना जो आपके यहाँ पे प्लांट शो कर रहे हैं, राइट। आप में से कोई बताएगा ये करने के लिए कौन सा हार्मोन आपकी मदद करता है? Auxin. राइट, ऑक्सीजन की मदद से फोटोट्रॉपिज्म किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लांट्स बिल्कुल मूवमेंट आपका शो करते हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है जो आपके यहाँ पे लोकोमोशन शो कर रहा है, भाग रहा ही है, देखो यहाँ पे। सो यू कैन सी अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम लाइक वन प्लेस टू अदर प्लेस, सो दैट्स अ लोकोमोशन। अगर ये अपनी वहां पे खड़े होकर अगर मसल्स को हिला रहा होता सो दैट वुड बी अ मूवमेंट ओवर देयर, राइट। सो यू कैन सी दिस इज बिकम अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर लोकोमोशन बिकॉज यू कैन सी द पर्सन इज रनिंग, भाग रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर ये आदमी भाग रहा है तो इस, अच्छा आप ये सोचो कि ये आदमी भाग रहा है और इसके पीछे भालू पड़ा है और ये भाग रहा है, तो इसके बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? एड्रेनलिन। ठीक है, इसके बॉडी में आप कह रहे हो कि सिक्रेट होगा एड्रेनलिन, तो मान लेते हैं एड्रेनलिन इसके बॉडी में सिक्रेट होगा। अब मुझे ये बताइए कि इसके बॉडी के अंदर कौन से नर्व्स एक्टिव होंगे ये टाइम पे? सिंपैथेटिक। पक्का श्योर? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? वापस पूछ रहा हूँ। सिंपैथेटिक, बिल्कुल सही। सिंपैथेटिक नर्व्स यहाँ पे रहेंगे एक्टिव, क्योंकि इनका ही काम होता है टू ब्रिंग यू इन द एक्साइटेड स्टेट। ये आपको एक्साइटेड स्टेट आपके यहाँ पे लेके आते हैं, तो इसका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी इसका बढ़ जाएगा। तो ये सब मालूम होना चाहिए, सारी चीजें रिलेटेड एक दूसरे के साथ, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो मूवमेंट आपके यहाँ पे तीन टाइप के हैं। यहाँ पे यू हैव अ अमॉर्बिडल मूवमेंट, एक होता है आपका अमॉर्बिडल मूवमेंट आपका यहाँ पे, देन यू हैव अ सिलरी मूवमेंट एंड देन यू हैव मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो इनके ऊपर हम ज्यादा टाइम जाया करेंगे नहीं, बड़े ही सिंपल टर्म्स इनको फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे अमॉर्बिडल मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपका जो मूवमेंट हो रहा है विच इज शोन बाय समवन लाइक अमीबा, राइट। जो अमीबा आपका मूवमेंट शो करता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अमॉर्बिडल मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी कि आपका अमीबा हो गया, ये आपके एक टाइप के सेल्स होते हैं, आपको मैंने बताया था, यू कॉल देम एज अ मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस याद होगा आपको, मैक्रोफेज आपका हो गया, ये आपका अमीबा हो गया। तो बताइए लोग क्या करते थे, ये दे कैन मेक द सूडोपोडिया। समझे, मेरे यहाँ पे सेल है और अगर सेल को जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर तो क्या करेगा, इट विल मेक द सूडोपोडिया बना के वो चल चल के आगे जाएगा। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो सेल्स होते हैं दे कैन फॉर्म द सूडोपोडिया, राइट, दे कैन फॉर्म द सूडोपोडिया एंड दे कैन शो द मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसे करके वो यहाँ पे आपका मूवमेंट शो कर सकता है। अब ऐसी ही मूवमेंट आपको मिलेगी होते हुए आपके अमीबा के अंदर भी, आप अंदर देख सकते हो, अंदर आपका साइटोप्लाज्मिक फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, और उसके वजह से यहाँ पे आपका सूडोपोडिया बन रहा है, उसके वजह से आपका यहाँ पे सूडोपोडिया बन रहा है। और इसी सूडोपोडिया बनने की वजह से व्हाट इज बीन हैपनिंग, ये अपना मूवमेंट यहाँ पे शो कर सकता है। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अमॉर्बिडल मूवमेंट, जो आप मैक्रोफेज में आप होते हुए आप यहाँ पे देख लोगे, अमीबा में आप ये होते हुए देख लोगे, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो ये चीज आप यहाँ पे जानते हो। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। और दोनों में पता है कॉमन क्या है, अमीबा और मैक्रोफेज में पता है कॉमन क्या होता है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू शो फैगोसाइटोसिस। कुछ याद आ रहा है, ये भी हमने देखा था, यस सर। फैगोसाइटोसिस ये दोनों शो कर सकते हैं। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैक्रोफेज के अलावा एक और टाइप का सेल होता है जो करता है शो फैगोसाइटोसिस, उसका नाम क्या होता है? न्यूट्रोफिल।
Right. बहुत Neutrophil. बढ़िया. Very good. You have a neutrophils. Neutrophils and macrophages are known to show the phagocytosis. ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना है 2025 के मई तक. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. So that is my Amodori movement. Then you have a ciliary movement. Ciliary movement आप जानते हो, सिलिया के थ्रू जो मूवमेंट होती है आपकी, उससे हम कहते हैं ciliary movement. And then you have a flagellary movement. इतना याद रख लेना, इसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं. इट्स नॉट दैट रेलेवेंट नीट के कॉन्टेक्स्ट में, कि cilia are going to be slightly shorter. Cilia are going to be much more shorter compared to the flagella. So दोनों के कंपेयर में cilia आपके काफी छोटे होते हैं, राइट? अब अगर मैं cilia की बात करूंगा तो ह्यूमन बॉडी में मुझे cilia कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, बताइए? इंटेस्टाइन में तो नहीं मिलेगा, और कहीं? माइटोकॉन्ड्रिया. बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ मिलेगा मुझे cilia देखने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर? चलिए बताइए. Bronchioles. Bronchioles. Trachea, bronchioles will have the cilia, है ना? So your trachea will have the cilia. Your bronchioles can have the cilia. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका cilia. और इसका काम क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स और ट्रैकिया में इसका काम क्या होता है? Push mucus to direct direction. पुश म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स. ये म्यूकस को पुश करता है आपके गले में या आपके ब्रोंकस में, जो आपका ट्राइकिया के अंदर आपका जो लगा हुआ है ना cilia. याद करना, हमें पढ़ा था ciliated columnar epithelium. कुछ याद आ रहा है? हमने ये चीज पढ़ी. Yes sir. Ciliated columnar epithelium. So ये आपके म्यूकस को पुश करता है, या आपके म्यूकस को पुश करता है टुवर्ड्स द फेरिंग्स. टुवर्ड्स द फेरिंग्स आपके म्यूकस को यहाँ पे पुश करेगा. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे रखना, दैट्स गोइंग टू बी पुशिंग टुवर्ड्स द फेरिंग्स. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. देन सो दैट इज माय ट्राइकिया, ब्रोंक्यूल्स के अंदर मुझे cilia यहाँ पे मिल जाएगा. एंड ये बात आप यहाँ पे जानते हो. उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका cilia एक और जगह पे यहाँ पे मिल जाता है, और अगर आपको याद हो, वी हैव डिस्कस्ड द फेलोपियन ट्यूब. कुछ याद आ रहा है? फेलोपियन ट्यूब में आपको, राइट? इवन योर फेलोपियन ट्यूब इज गोइंग टू हैव द cilia एज वेल. तो इसके अंदर भी आपको cilia मिलेगा देखने के लिए, जो आपके ओवा को पुश करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, कि यहाँ पे भी आपको cilia मिलता है देखने के लिए. अगेन यहाँ पे भी आपने पढ़ा हो, याद हमने पढ़ा था ये चीज, वी हैव अ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम इन दैट एज वेल. अब cilia जब मूव करता है ना, ये मूव करता है जैसे कि आप कोई बोट चला रहे हो ना, तो जैसे रोइंग कर रहे हो आप बोट को, वैसे ही आपका cilia मूव करेगा. दैट इज हाउ द cilia इज गोइंग टू मूव. जैसे आप रोइंग कर रहे होते हो, वैसे आपका cilia मूव करता है. अगर मैं बात करूं फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला आपने देखा है कि कई सारे लाइक आपके प्रोटोजोन्स के अंदर आपको फ्लैजेला मिल जाएगा. दैट इज बीन यूज्ड फॉर द लोकोमोशन. और अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो ह्यूमंस के अंदर आपके जो स्पर्म होते हैं, दे विल बी हैविंग द फ्लैजेला. तो स्पर्म इज गोइंग टू हैव द फ्लैजेला, याद रखना. सो स्पर्म इज गोइंग टू हैव द flagella. So sperm is known to have a flagella. Flagella are going to be much more larger than the cilia comparatively. And अगर देखा जाए तो इनका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता, cilia का नंबर काफी ज्यादा होता है. जैसे यहाँ पे पैरामेशियम बना के रखा हुआ है, पैरामेशियम में देखो cilia कितने सारे हैं, बट वहां पे आपके सामने एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आपके सामने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बट इट विल हैव ओनली अ सिंगल cilia over there. So cilia आपको मिल जाता है प्रोटोजोन्स के अंदर, right? So you can find the cilia in the protozoans के अंदर आपको मिल जाएगा. And you also get to find them in bacteria as well. So protozoans मेरे हो गए, बैक्टीरिया मेरे हो गए, उनके अंदर आपको cilia देखने के लिए आपको flagella देखने के लिए आपको मिल सकता है. तो ये बात भी आपको याद रखने की, मुझे flagella कहाँ मिलेगा, ह्यूमन बॉडी में कहाँ मिलेगा, ह्यूमन स्पर्म के अंदर, राइट? और इसका काम वही रहता है, मूवमेंट इसका यहाँ पे, लोकोमोशन इसका यहाँ पे काम रहेगा. So that is something you have to know. So ये चीज हमने देख लिया about the cilia and flagella, and this is a very basic thing जो हम already देख चुके हैं. You should know this. Then you have a muscular movement. यहाँ पे हम बात करेंगे आपके मसल्स के मूवमेंट की. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है. यहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आप लोग भी जब अपने मसल्स को लाइक एकदम पास में लाते हो अपने आर्म्स के पास, so doing the muscular contraction, और जब अपने मसल्स को आप रिलैक्स करते हो, तो दैट्स अ मस्कुलर रिलैक्सेशन. सो यू कैन सी ओवर हियर कि आप यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट के बारे में यहाँ पे दिखाया जाए, यहाँ पे पिक्चर दिया गया अबाउट द मस्कुलर मूवमेंट, राइट? अब याद रखना, जब आपके मसल्स मूव करते हैं, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद योर स्केलेटल सिस्टम.
अब इसको हम थोड़ा डिटेल में अलग से समझेंगे, बट फिलहाल रखना कि आपके मसल्स का मूवमेंट जो होता है वो हम डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। बट मसल्स आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, रिलैक्स किए जाते हैं, ये भी आप इसके अंदर आप देख सकते हो। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे समझते हैं मसल्स की बेसिक बनते कहाँ से। तो मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, राइट, ये आपके मेसोडर्म में से बन के निकलते हैं। सो आप जानते हो ये 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आपके मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल टिश्यू, राइट। सो मेसोडर्मल ओरिजिन उनका वहां पे होता है। About 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by the muscles. अराउंड 40 से 50% जो आपका वेट है बॉडी का वो मसल्स की वजह से आपका आ रहा होता है, राइट। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मसल्स के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती है। सो द मसल्स विल हैव सम प्रॉपर्टीज एंड दोस प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी योर एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये है मेरी 4 प्रॉपर्टीज मेरे मसल्स को लेके। सो याद रखना मेरे मसल्स की 4 कॉमन प्रॉपर्टी जो मेरे सारे मसल्स से मुझे मिलेगी। देखिए मसल्स आपके बहुत टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरा स्केलेटल मसल, जो मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल। एक होता है कार्डियक मसल, जो आप पढ़ चुके हो पहले भी, यू हैव सीन द कार्डियक मसल एज वेल। एंड देन यू हैव द स्मूथ मसल, जो आपके इंटेस्टाइन में मिलेगा, आपको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको मिलेगा, या आपके ब्लड वेसल के आसपास मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माय स्मूथ मसल, राइट। लेकिन सारे मसल के अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स आपको मिलेंगे, और वो कॉमन ट्रेट्स क्या होंगे? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा हैंड रेस करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे हैंड रेस करना है, तो यहाँ पे हुआ क्या, मेरे ब्रेन से नर्व इंपल्स गया, मेरा ब्रेन से नर्व इंपल्स गया मेरे हाथ तक, और उसके बाद मैंने अपना हाथ वहां पे रेस किया, राइट। तो जब मैं कहता हूं कि मेरे मसल शो करते हैं एक्साइटेबिलिटी, सो दैट मींस दे टेक अप द नर्व इंपल्स, they take up the nerve impulse and respond. They take up nerve impulse. ये नर्व इंपल्स या जो सिग्नल आपका भेजा गया आपके ब्रेन से, they take up the nerve impulse, उसे वो लेते हैं और उसके बाद वो वहां पे रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो जो भी आपका, आप जो भी अभी बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहे हो, अपने पैर हिला रहे हो या अपनी बॉडी को सीधे रखा है आपने, या फिर आप बैठ गए हो या फिर आप भाग रहे हो, तो हो क्या रहा है, आपके कंटिन्यूअसली आपके न्यूरॉन से नर्व इंपल्स वहां पे भेजा जाता है। अगर आप कहते हो कि मुझे अपना लैपटॉप उठा के साइड में रख देना है, तो वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी बॉडी में लाइक नर्व इंपल्स भेजा जाएगा आपके हाथों तक, आप लैपटॉप उठाओगे और उसे साइड में रखोगे, राइट। तो जो नर्व इंपल्स जा रहा है, ये सिग्नल दे रहा है अपने मसल्स को कि आपको ये काम करना है, बिकॉज ऑफ द मसल्स प्रॉपर्टी ऑफ माई एक्साइटेबिलिटी। तो मसल्स नर्व इंपल्स को लेके दे कैन गेट एक्साइटेड, दे कैन टेक अप दैट नर्व इंपल्स, राइट। वो सिग्नल वो वहां से ले सकते हैं, एंड देन फिर आपका वहां पे एक लाइक पर्पस या रोल वहां पे वो लोग प्ले करेंगे। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्साइटेबिलिटी शोन बाय द नर्व्स, राइट। देन यू हैव द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई चीज उठा रहे हो या उठा भी नहीं रहे, अगर आप कोई भी चीज, अगर अपना हैंड भी अगर आप मूव कर रहे हो, तो मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप भाग रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो टाइम पे मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माय मसल्स कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पता है, हमने कभी नोटिस किया होता है कि कई बार हम लोग बैठे होते हैं तो हमारा बैठे बैठे हमारा पोस्चर काफी नीचे हो जाता है, एकदम हमारे कंधे नीचे आ जाते हैं एंड बॉडी हो जाती है, राइट। फिर हम एकदम से याद आता है तो हम एकदम सीधे हो जाते हैं फिर एकदम से। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। आपके बैक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके बैक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपको हेल्प करते हैं आपका पोस्चर मेंटेन करने के लिए, राइट। सो योर मसल्स ऑलवेज अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि अभी मैं होप कर रहा हूँ कि सब लोग बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, या शायद आप में से कोई हो सकता है कि वो लेटे लेटे हुए लेक्चर देख रहा हो, कोई हो सकता है कि दूर फोन रखा और आराम से बैठ के यहाँ पे लेट के आराम से देख रहा हो कि क्या ही चल रहा है क्लास के अंदर। सो व्हेन यू आर सिटिंग, व्हेन यू आर एक्चुअली लाइक सिटिंग और स्टैंडिंग, सो योर मसल्स आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे आर कीपिंग यू इन द राइट पोजीशन। सो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी आपका होता है। इवन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप खाना खाते हो, आपने खाना स्वेलो कर लिया, और खाना स्वेलो करने के बाद आपका जो खाना है वो आपका फूड पाइप से नीचे जा रहा होता है। तो फूड पाइप से नीचे इसलिए जा पाता है क्योंकि मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार खाना पेट में पहुंच गया, अब खाना पेट से जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंटेस्टाइन में खाना आपका इसलिए जा पाता है बिकॉज ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आपके मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द food will go forward into the intestine and then into the large intestine. So that is the property of my contractility, right? Then you have a extensibility. इसका मतलब ये है कि वो लोग स्ट्रेच कर सकते हो आप उन्हें, आप मसल्स को काफी हद तक आप अपना यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हो। सो मसल्स को काफी स्ट्रेच किया जा सकता है,
राइट, ये इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है और इसकी वजह से ही आप काफी हेवी टास्क भी आप कर पाते हो, राइट। तो बेसिकली जब कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है, जब कोई जिम जा रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो मसल्स को स्ट्रेच ही कर रहा होता है। इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द पावर ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। तो जब आप मसल्स को स्ट्रेच करते हो और कंटिन्यूसली अगर आप करते हो तो आपके मसल्स विल बिल्ड होते हैं वहां पे, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग द मसल्स विल गेट बिल्ड ओवर देयर, आपके मसल्स वहां पे फॉर्म करना चालू करते हैं। तो याद रखना, मसल्स विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग द एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब इनको स्ट्रेच किया जा सकता है, राइट, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। एंड आखिरी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे है इलास्टिसिटी। दैट मीन्स व्हाट, कि मसल्स को स्ट्रेच करने के बाद वो वापस रिगेन कर सकता है नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। मसल्स को स्ट्रेच करने के बाद वो वापस रिगेन कर सकता है आपके यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन, सो इट कैन अगेन रिगेन द नॉर्मल पोजीशन। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलास्टिसिटी यहाँ पे शो कर सकता है। जैसे रबर बैंड को हम खींचते तो वापस वो अपना नॉर्मल पोजीशन अटेंड कर लेता है, वैसे ही यहाँ पे मसल्स आपके यहाँ पे इलास्टिसिटी शो करते हैं। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग देम दे कैन रीगेन द नॉर्मल पोजीशन ओवर देयर। सो दैट इज माय इलास्टिसिटी इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते एक बार फिर से, एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, जो भी आप नर्व इंपल्स भेज रहे हो उसको वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर पाता है लेके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन इन साइज, तो कॉन्ट्रैक्शन जो कर पा रहे मसल्स उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू स्ट्रेच, आपके मसल्स की एबिलिटी टू अंडरटेक द स्ट्रेच, वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, जो हमें देखने के लिए, लाइक यू कैन सी दैट। एंड इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि मसल्स की जो एबिलिटी होती है वो वापस ओरिजिनल साइज पे आने की, ability of the muscles to return to the original length after stretching, स्ट्रेचिंग करने के बाद इनका वापस से नॉर्मल पोजीशन इनका आ जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इलास्टिसिटी। सो ये चार प्रॉपर्टी याद रखना, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ माय मसल्स, ऑल द मसल्स, राइट, सारे मसल्स की ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है, ठीक है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता देना, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। और मैंने एग्जांपल इसके देख रखे, एग्जांपल के थ्रू याद रखना कि एग्जांपल इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मसल्स वाले चैप्टर के अंदर, सो इनको समझना या याद रखना आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। एंड देन यू हैव योर टाइप्स ऑफ मसल्स, देन यू हैव योर टाइप्स ऑफ मसल। अगर आपको याद हो तो ये वाला पार्ट हमने एक बार पहले भी पढ़ा है इन द चैप्टर 7, Yes, sir. Yes, sir. से पढ़ा है, राइट, क्या वो these three type of muscles we'll get to see. So let's start with the skeletal muscles. अब स्केलेटल मसल्स के बारे में कुछ चीजें होती हैं जो अगर आप लोग मुझे बता दोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। Voluntary muscles. Inflated होती है. Voluntary. हाँ, बहुत बढ़िया, राइट। Attached with bone. वॉलेंटरी, बहुत बढ़िया, राइट, वॉलेंटरी मसल्स Attached अटैच्ड टू बोन्स, ठीक है, अटैच्ड टू बोन्स, Multinucleated. हाँ, वेरी गुड, दे आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। याद रखना, जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको इजीली देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट, सो दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट, Banding is present. राइट, वेरी गुड, बी शोइंग द बैंडिंग, यहाँ पे आपको बैंडिंग देखने के लिए मिलेगी। तो बैंडिंग जो हम कहते हैं एज अ स्ट्रेट, They undergo fatigue. एक सेकंड, व्हाट इज माय Striations. स्ट्रेटिएशन, राइट। एंड एक और बात इन्होंने मेंशन की अभी भी, बहुत बढ़िया, दे डू नॉट अंडरगो फटीग, ठीक है, so they do not undergo fatigue over here, so they are voluntary in nature, attached to the bones, multinucleated, banding is seen, that is going to be stratiation will be seen over there, and so also do not undergo fatigue. So this is something you have to know. So voluntary, attached to the bones, multinucleated, banding is seen and do not undergo fatigue, ये आपके ट्रेट्स है आपके स्केलेटल मसल्स के, ठीक है। तो चलिए आपने सारे ट्रेट्स यहाँ पे बता दिए, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। Skeletal muscles are associated with the skeletal component of the bones. आपके सारे मसल्स आपके बोन्स के साथ यहाँ पे अटैच होता है और उसके वजह से आपका यहाँ पे मूवमेंट या लोकोमोशन आपके यहाँ पे हो पाता है। They have striated appearance under the microscope. अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे भी दिख सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्केलेटल मसल तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटिएशन काफी क्लियरली आपको बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेट मी ट्राई टू शो यू समवेयर ओवर हियर, ये तो नहीं, नॉट दिस वन, ठीक है, आपको बाद में दिखा दूंगा। सो यू गेट टू सी योर मसल्स विल शो द स्ट्रेटिएशन, यहाँ पे आपको स्ट्रेटिएशन
ये आप पिक्चर थोड़ी छोटी है बट यस यू कैन सी द बैंडिंग पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व इन दिस मसल, इन द स्केलेटल मसल्स विल गेट द बैंडिंग पैटर्न, राइट। दे आर कॉल्ड एज माय स्ट्रेटेड मसल्स, इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी हम यहाँ पे बोलते हैं। दे आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, इसका मतलब कि आप कॉन्शियसली इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, याद रखना स्केलेटल मसल्स को आप कॉन्शियसली अपना कंट्रोल कर सकते हो, राइट। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज माय वॉलेंटरी मसल्स, इनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ वॉलेंटरी मसल्स, राइट। ये होते हैं आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड अगर आपके कोई सेल है जो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिंसेशियम, इसलिए हम यहाँ पे टर्म देखते हैं सिंसेशियम, राइट। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके मसल्स यहाँ पे होते हैं और अगर कोई भी आपका सेल है और अगर सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आप उसके लिए एक टर्म यूज करते हो, दैट इज माय सिंसेशियम। सो सिंसेशियम आपका यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा फॉर माय मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स, दैट इज माय स्केलेटल मसल्स, राइट। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और भी आपने यहाँ पे मुझे एक दो चीज और बताई आप लोगों ने, दे डू नॉट सॉरी दे डू अंडरगो फटीग आएगा यहाँ पे, आप तो बताते भी नहीं हो। सर बोला था। अच्छा, दे डू अंडरगो फटीग, ठीक है, इनमें फटीग होता है। देखा है ना आपने क्रिकेट में लोग भागते भागते हुए थक जाते हैं या Yes, sir. बैठ जाते हैं, दे डू अंडरगो फटीग। कुछ क्रिकेटर होते हैं जो बहुत फिजिकली फिट होते हैं, जो कितना भी रनिंग कर ले वो वैसे ही रहते हैं, बट कुछ होते हैं जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, थक जाते हैं, एंड दैट गोस फॉर एनी वन ऑफ यू, राइट। इवन आपके साथ भी हो सकता है कि आप बहुत अगर मसल यूज करो तो उसके बाद मसल आपकी फटीग हो सकती है, वो थक सकती है, दे आर नो लॉन्गर एबल टू डू एनी अदर फर्दर जॉब, सो दे डू अंडरगो फटीग, ठीक है। तो आपके स्केलेटल मसल्स फटीग होते हैं, ठीक है, ये थक जाएंगे, दे विल अंडरगो दे विल गेट इनटू अ कंडीशन जहां पे वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, दे विल नो लॉन्गर एबल टू डू वर्क जब तक उन्हें रेस्ट ना मिले। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दीज आर द थिंग्स आई विल फाइंडिंग इन माय स्केलेटल मसल्स। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। सो आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नई Yes, sir. आई विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े हम लोग या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ बेटा, बोलो। नाउ वी हैव अ स्मूथ मसल्स। अच्छा, किसको रिपीट करना है तो बोल दो, अगर कुछ समझ नहीं आए रिपीट करना होगा तो बता दो मुझे। No, sir. क्या आज आप लोग की एनर्जी काफी डाउन लग रही है मुझे? क्लास की स्पीड ठीक है, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा क्लास को, बताइए। सर ठीक है। सर ठीक है। बाकी बच्चे भी बोलेंगे ठीक है, या कर दे थोड़ी क्लास की स्पीड स्लो हम यहाँ पे सर ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, ऐसा हो तो अरे बोल दिया करो। मैं तो इसलिए फास्ट था क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके थे पहले, ठीक है। सर ठीक हो आप? अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्मूथ मसल। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे स्मूथ मसल के बारे में। बहुत स्लो हो गया। ऑलराइट, तो स्मूथ मसल आ रहा कोई, अब आप यहाँ पे ट्रेड्स बताओ। स्पिंडल शेप, Created. अच्छा, एक Non-stated. स्पिंडल शेप्ड, दे आर गोइंग टू बी स्पिंडल शेप्ड। नॉन स्ट्रिएटेड, Non-stated. हाँ जी, पहले मैं स्पिंडल शेप यहाँ बना लेता हूँ उनको। स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये। No striation will be seen, so no striation in them. Involuntary. Involuntary. हाँ जी, ये मेरे यहाँ पे तो इनमें आपको बैंडिंग पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, इनके अंदर आपको बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ये एकदम लाइक स्ट्रिएशन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। दे आर गोइंग टू बी इनवॉलेंटरी इन नेचर, ये आपके यहाँ पे होंगे इनवॉलेंटरी इन नेचर। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, सुन लो, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, बट इसका माइक कौन है शायद से, हाँ, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनको आप अपने विश से मूव नहीं करा सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्मूथ मसल मेरे मूव करने लगे, कॉन्ट्रैक्ट करे, आप खुद से नहीं वो डिसाइड कर सकते, वो अपने आप ही होता है जो भी होता है वो। तो इनका अगर मैं लोकेशन अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो स्मूथ मसल आपको मिल सकता है कुछ लोकेशन के अंदर, जैसे आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन, Intestine. Stomach. स्टमक, Vessels. ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन हो गया आपका, यहाँ पे स्टमक हो गया, देन यस ब्लड वेसल्स में आपको मिल जाएंगे ये, राइट। इवन ट्राइकिया विल हैव द स्मूथ मसल एंड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैं कह सकता हूँ
ट्राइकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे कैन हैव द स्मूथ। तो ये सारे लोकेशन में आपको स्मूथ मसल मिल जाते हैं। तो याद रखना स्मूथ मसल्स खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको आप नहीं बोल सकते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दे आर ऑल गोइंग टू वर्क बाय देमसेल्फ, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आपका खाना पेट में चला गया तो स्टमक से इंटेस्टाइन आप नहीं बोलते उसे कि चलो आगे बढ़ो, राइट। वो वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने आप खाना, एंड देन इट विल गो इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपने आप आपका कॉन्ट्रैक्शन जैसे आपका होता है, एंड दैट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स के जैसे आपको वहां पे होगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे देखा है दैट योर ब्लड वेसल आपकी होती है, तो ब्लड वेसल भी कई बार आपकी डायलेट होती है, कई बार आपकी कंस्ट्रिक्ट होती है, तो दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द स्मूथ मसल्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। सो इनवॉलंटरी नॉन स्ट्रेटिएशन, कोई बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, जो बैंडिंग आपको मिलता है जनरली आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर। स्पिंडल शेप्ड आपके ये होते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, दे आर गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड, दे आर गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड। एक ही न्यूक्लियस मिलेगा इसके अंदर आपको, एक ही न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। सो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस लाइक आपको मल्टीपल्स नहीं मिल जाए, विल ओनली फाइंड अ सिंगल न्यूक्लियस इन द सिंगल सेल, ठीक है। तो ये चार इसके मेन ट्रेट्स है जो आप यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, किस लोकेशन के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। चलिए सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ बॉडी लाइक योर एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा, यहाँ सब जगह पे आपको मिल जाएंगे। दे डू नॉट एग्जिबिट स्ट्रेटिएशन, मतलब बैंडिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलती, कोई भी बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। दे आर स्पिंडल शेप्ड, their activities are under the voluntary are not under the voluntary control of the nervous system, तो आप इन्हें voluntary इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। They are also known as my involuntary muscles, इनको हम इवन कहते हैं as a involuntary muscles। अब एक बात याद रखना, स्मूथ मसल्स को इवन हम कहते हैं as a visceral muscles, ये भूलना नहीं है। कभी अगर ऑप्शन के अंदर ये आ गया तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी। विसरल मसल, स्मूथ मसल आर द सेम थिंग। सो विसरल मसल भी आपको कई बार आ सकता है ऑप्शन के अंदर या क्वेश्चन के अंदर, ये बात याद रखना। सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू नो, ठीक है। यहाँ तक सर ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ रिपीट करना हो तो बोल देना, एक बार फिर कह रहा हूँ, कुछ रिपीट करना तो बोल देना। और अगर स्पीड की क्लास वापस फास्ट लग जाए तो बोल देना कि सर थोड़ा स्लो हो जाओ। आफ्टर 6 months आई स्टिल हैव टू टेल यू दिस कि बोल दिया करो अगर क्लास फास्ट जा रहा है तो, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके यहाँ पे स्मूथ मसल है, स्पिंडल शेप के, आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट साइड पे यहाँ पे मसल्स बना के रखे हुए मैंने, बेसिकली यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो सारे मसल्स बोन्स के साथ वहाँ पे अटैच है, एंड यू कैन सी देम लाइक दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके यहाँ पे है आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे मसल की, इसके ऊपर हमने पूरा अपना चैप्टर निकाल चुके हैं, दैट इज माय कार्डियक मसल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कार्डियक मसल्स। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए कार्डियक मसल के बारे में कुछ कहानी बताइए, आप लोग ही बताइए। मसल्स ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा बेटा किसका माइक ऑन है और उस माइक में से आवाज आ रही है कि जैसे पानी आ रहा हो। कार्डियक मसल्स, सो कार्डियक मसल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से वॉलेंटरी होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स ये होंगे, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यार मैं इनवॉलेंटरी मसल्स। उसके साथ साथ जो मेरे कार्डियक मसल्स यहाँ पे होते हैं, इंटरकार्डियल, हाँ उसके लिए ये मुझे मिलते कहाँ पे हैं? हार्ट, बस एक ही लोकेशन है जहाँ पे मुझे मिलेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर हार्ट। सो हार्ट के अंदर ही आपके कार्डियक मसल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, और कहीं आपको मिलेंगे देखने के लिए नहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेटिएशन होगा या नहीं होगा? सर होगा। बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट बैंडिंग पैटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ पे। याद रखना स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो स्ट्रेटिएशन इज सीन, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और याद रखना ये जो आपके कार्डियक मसल्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर देयर। तो आपके यहाँ पे जो समझे मेरा कार्डियक मसल है आपके यहाँ पे, ठीक है। सो दो मसल के बीच में यू विल हैव समथिंग ओवर हियर, कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। और वो क्या होता है?
Intercalated discs. Intercalated disc, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. Within the two cardiac cells, you will have presence of your intercalated disc आपको यहाँ मिलेगा देखने के. So you will have presence of a intercalated disc आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए. Intercalated disc. इंटरकैलेटेड डिस्क बेसिकली हेल्प करता है ताकि आपका नर्व इंपल्स जो आपका पास हो रहा था हार्ट से वो काफी स्मूथली पास हो. ठीक है, तो आपके जो हार्ट मसल्स आपके यहाँ पे जो है, you will get to see that there will be presence of an intercalated. This is a bundle of like small area, आपको dense area आपको मिलेगा वहां पे, and that's my intercalated disc. और ये डिस्क एक्चुअली में हेल्प कर रहा है कि आपका नर्व इंपल्स वहां से स्मूथली पास हो. इट कैन हेल्प इन अ सिंपल और स्मूथ पैसेज ऑफ द नर्व इंपल्स. सो इंटरकैलेटेड डिस्क, ये टर्म याद रखना. दिस इज समथिंग आई विल ऑलवेज फाइंड इन द कार्डियक मसल्स. Cardiac muscles do not undergo fatigue. They do not undergo fatigue. Do not undergo fatigue. So that is what you will be finding happening over here. So they do not undergo fatigue. तो ये चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर आपके cardiac muscle. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Cardiac muscle are the muscles of the heart. Many cardiac muscles cell assembled in the branching pattern to form a cardiac muscle. यहाँ बिल्कुल branching pattern नहीं बना के they form the cardiac muscles. Based on appearance, cardiac muscles are going to be having the striation, so they are striated and they are going to be involuntary in nature. और याद रखना इनके बीच में आपको जो banding आपको मिलता है, the banding which I've shown, ये याद रखना है. That is the band over here is going to be called my intercalated disc. ये जो आपको band यहाँ पे दिख रहा है, that is my intercalated disc. और आप देख सकते हो आप यहाँ पे कि इनके अंदर आपको striation देखने के लिए आपको मिल जाएगा. राइट ये भी एक बड़े इंटरेस्टिंग मसल्स है जो आपके बर्थ से पहले काम करना चालू करते हैं और आपके डेथ तक आपके ये काम करते हैं. एंड कोई मुझे बताएगा इन मसल्स को अगर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा तो मेरी कौन सी आर्टरी करेगी? Artery. Coronary artery. कोरोनरी आर्टरी मेरी यहाँ पे सप्लाई करेगी. अब मुझे बताओ अगर उस कोरोनरी आर्टरी में हो गया ब्लॉकेज तो जनरली उसके अंदर किस चीज का ब्लॉकेज होता है? कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज हो जाता है उसके अंदर. ठीक है, Cholesterol. अगर कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज हो गया तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्थेरोस्क्लेरोसिस. राइट. और अगर किसी को आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? उसको एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है. वो हो सकता है, बिल्कुल सी बात है. और क्या हो सकता है? हार्ट अटैक भी आ सकता है. हार्ट अटैक आ सकता है. राइट. सो दीज आर द थिंग यू कैन फाइंड. दीज आर माय कोरोनरी आर्टरी डिजीज. सो इनको हमने पढ़ा था यहाँ पे एज सीएडी करके. सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपके यहाँ पे हो सकती है. तो यस, ये वो आर्टरी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हो आपके हार्ट को. अगर वो ब्लॉक होगी तो दिक्कत आ सकती है. अच्छा मुझे बताओ, अगर एक आर्टरी है जो ब्लॉक हो चुकी है और वो आर्टरी है वो जा रही है ब्रेन की तरफ और वो ब्लॉक हो चुकी है विद द डिपॉजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, तो कौन सी बीमारी होगी उस पर्सन को? पैरालाइज. अरे वो उस कंडीशन का नाम क्या था जिससे पैरालिसिस होता है? स्ट्रोक. हाँ, स्ट्रोक. क्या आपके यहाँ पे स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक जो आपका यहाँ पे रहेगा, तो ये स्ट्रोक आपका लाइक कंडीशन, आई होप सबको याद है स्ट्रोक में क्या होता है. यू हैव अ ब्लॉकेज इन द आर्टरी एंड दैट आर्टरी इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन. अगर ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई अगर आपका पे कम हो गया, मतलब न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सप्लाई अगर आपका ब्रेन की तरफ कम हो गया, देन यू कैन हैव अ अटैक ऑफ अ स्ट्रोक. और स्ट्रोक अटैक होने के बाद फिर यू कैन हैव दैट पैरालिसिस वाली कंडीशन फिर आपके यहाँ पे बन जाती है. भूलना नहीं है ये सब हमने पढ़ा था इन दैट डिसऑर्डर के अंदर. सो ये सब आपको याद रखना है. ठीक है. फिर आपको पता है एक और कंडीशन थी जहाँ पे आपके आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो लग ही रहा है और उसके साथ साथ आपका कैल्शियम भी डिपॉजिट हो रहा है. सो कैल्शियम सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे डिपॉजिट होता है. उसके बाद क्या होता है वहाँ पे, ये बताएं मुझे. ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ब्लड कोरोनरी आर्टरी वो कठोर जो हो जाती है, मतलब सख्त हो जाती है. कोरोनरी आर्टरी नहीं, नॉर्मल ब्लड वेसल मेरी आपके यहाँ पे, नॉर्मल ब्लड वेसल मेरी यहाँ पे. वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो लग चुका है, कैल्शियम भी वहाँ पे जाके लग चुका है. तो अब क्या होगा मेरा वहाँ पे? हाइपरटेंशन. कुछ भी समझ नहीं आ रहा. हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करो. वो मुस्कान बताइए, बोलिए मुस्कान, आप बोलिए क्या होगा इसमें? सर ब्लड वेसल हार्ड हो जाएगी और उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाएगी. हाँ जी, ब्लड वेसल हार्ड जाएगी, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है. तो उससे रिस्क क्या रहता है मुस्कान?
सर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उससे ब्रेक डाउन हो सकती है ब्लड वेसल। राइट, ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेकडाउन से ब्रेक हो जाए, रप्चर हो सकता है और आपका ब्लड बाहर निकल के आ सकता है, सो दैट कैन बी कंसर्न। दैट वाज माय आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो हमने देखा था क्लास के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द मसल्स वी हैव सीन। कार्डियक मसल हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन द स्मूथ मसल एंड वी हैव सीन द योर स्केलेटल मसल। अब ये चैप्टर में हमारा फोकस रहता है हमारा स्केलेटल मसल्स का। सो मेन फोकस हमारा जो यहाँ पे रहेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ माय स्केलेटल मसल्स, राइट। तो स्केलेटल मसल को हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। लेट मी शो यू वन थिंग ओवर हियर, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप आराम से देखो, इस पिक्चर को आप 2-3 बार देखोगे यहाँ पे, बिकॉज इस पिक्चर के ऊपर ही पूरी आपकी मसल की स्टोरी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस पिक्चर को जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर ओवर हियर ना, ये मेरा पूरा एक मसल है, दिस कंप्लीट ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दैट इज माय मसल। ये मेरा एक पूरा एक सिंगल मसल है, ठीक है। ये मेरा एक सिंगल यहाँ पे मेरा मसल है। मसल में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, मसल के अंदर आपको कई सारे आपको ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज अ मसल बंडल। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना फेसिकल, यहाँ पे फेसिकल लिखा हुआ है, इसके लिए हम एक और नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ मसल बंडल, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ मसल बंडल। तो इस चीज को और बाकी सारे लेबलिंग को आप भूल जाओ, जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो। एक सिंगल मसल के अंदर आपको कई सारे मसल बंडल देखने के लिए मिलेंगे। मसल बंडल का एक और नाम क्या है यहाँ पे, फेसिकल, फेसिकल। ठीक है। तो आपको कई सारे मसल बंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। आप एक मसल बंडल को बाहर निकालो, एक मसल बंडल को जब आप बाहर निकालते हो तो आप देखोगे पता है उसमें क्या, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो चीज। अज्यूम करो कि ये मेरा एक पूरा मसल, एक बड़ा सा मसल है ये मेरा, ठीक है। ये एक मेरा बड़ा सा मसल है, इसमें लगे हुए मेरे कई सारे मसल बंडल, इसके अंदर लगे हुए मेरे यहाँ पे, दिस आर ऑल माय मसल बंडल्स। ये है मेरे यहाँ पे सारे लगे हुए मेरे यहाँ पे मसल बंडल्स, राइट। सो दिस आर माय मसल बंडल्स। गवर्नमेंट कैसे कहा जाता, फैसिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मसल बंडल के अंदर भी आपको कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको अंदर मिल जाएंगे, सो यू आल्सो फाइंड सम स्ट्रक्चर्स इन द मसल बंडल एज वेल। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए, सो इवन इन देम यू विल हैव समथिंग ओवर हियर, इसमें भी कुछ आप यहाँ पे ऐसे बना हुआ होगा आपको मिलेगा। तो अब आप क्या करते हो, आप एक मसल बंडल को बाहर निकालते हो, आप एक मसल बंडल को आप खींच के बाहर निकालते हो। तो जब आप उस मसल बंडल को बाहर निकालते हो, व्हेन यू टेक आउट दैट वन मसल बंडल, तो आपने एक मसल बंडल को आपने यहाँ पे बाहर निकाला, तो आपने देखा इसके अंदर और भी चीजें लगी हुई हैं। तो इसमें जो लगा हुआ था वो थे आपके यहाँ पे मसल फाइबर। तो इसके अंदर जो आपको मिलेगा देखने के लिए, दिस गोल गोल स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर हियर, दिस राउंड राउंड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज माय मसल फाइबर। बेटा किसका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक अपना डिस्टर्बेंस आ रहा है। सो दिस राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय मसल फाइबर। ये मेरे यहाँ पे मसल फाइबर, राइट। तो मसल बंडल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके राउंड राउंड लाइक लगे हुए कई सारे बंडल्स, उसके अंदर जो आपको मिलेंगे मसल बंडल के अंदर जो आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दीज आर माय मसल फाइबर एंड मसल फाइबर आर नथिंग बट माय मसल सेल। सो मसल फाइबर एंड मसल सेल आर द सेम थिंग। सो अगर आपसे पूछे कि मसल सेल कौन सा होता है, तो मसल सेल इज इक्वल टू मसल फाइबर। ये जो अंदर लगा हुआ है, दीज आर ऑल माय मसल सेल्स, राइट। अब इसको आप यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को वापस से आप यहाँ देखो, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है लोगों के लिए। आपने बंडल को बाहर निकाला, देखो इन्होंने बंडल को खींच के बाहर निकाला है, बंडल के अंदर देखो यहाँ पे कई सारे मैंने यहाँ पे लगे हुए, दीज आर माय मसल फाइबर्स, दीज आर माय मसल फाइबर्स हो रहे हैं, जिनको हम इवन कह सकते हैं एज अ मसल सेल। मसल फाइबर तुम उसे बोल सकते हो या फिर तुम उसे इवन कह सकते हो एज अ मसल सेल। क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ध्यान से सीख समझ लो एक बार फिर। ऐसा समझो कि आपके हाथों में से मैंने एक मसल निकाल ली बाहर, राइट। तो मैंने एक मसल खींच के बाहर निकाल ली, उस मसल के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे मसल बंडल, राइट। और मसल बंडल के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे मसल फाइबर। अब मसल फाइबर है क्या, मसल फाइबर इज एक्चुअली अ सेल, इट्स अ मसल सेल। तो जो हमने खींच के बाहर निकाला है यहाँ पे मसल फाइबर को, दैट इज नथिंग बट अ मसल सेल, ठीक है। सो ये मेरे यहाँ पे मसल सेल है जो आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। सो दिस माय मसल फाइबर इज नथिंग बट माय, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय सेल। इसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ मसल सेल। अब इसको भी मैं खींच के निकालूंगा और इसके अंदर भी मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा, लेकिन वो जानने के लिए तुम्हें पहले इतना जाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
तो याद रखना ये बड़ा सा मसल में से मैंने इतना अंदर तक तो मैं जा चुका हूँ. सो दिस इज माय मसल, दिस माय कंप्लीट मसल, और मैं अभी तक यहाँ पे अंदर तक जा चुका हूँ. आई होप यहाँ तक बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है. आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक. यस सर। यस सर। ठीक है. अब एक काम करते हैं, वी हैव द 10 मिनट्स, हमारा 10 मिनट बाकी हमारे पास. तो एक काम करते हैं, अभी तक इसको हम यहाँ पे रखते हैं एंड लेट सॉल्व सम क्वेश्चंस. हो एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करके मुझे बता दो. सो ये क्वेश्चन हमारा है पिछले चैप्टर का. Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? हैंड रेस करके आंसर दोगे आप लोग यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the DCT? कौन सी चीज के वजह से आपका DCT में आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है आपके सोडियम का? सो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया, बस 4 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? अंशिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, ऑप्शन ए. आप कह रहे हो ऑप्शन ए यहाँ पे. प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. और सलम आपको? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है. अगर आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर आपका बढ़ता है देन इट विल, यही होता है जो आपका जाके बोलेगा आपके डीसीटी को कि चलिए वाटर सोडियम को रीएब्सॉर्ब करिए. सो यस, ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. ठीक है. देन ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज ऑफ. अब ये भी आप सोच के कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ह्यूमन यूरिन आपका एसिडिक क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है. ऑप्शन खुद से पढ़िए एंड देन ट्राई टू रेज योर हैंड. कर सकते हो बेटा, सब लोग कर सकते हो. सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट याद करो. मैं आपको हिंट दूं क्या इसके अंदर, या बिना हिंट के कर दोगे क्वेश्चन को आप लोग? हिंट चाहिए नहीं चाहिए? बोलो तो सही, हिंट चाहिए नहीं चाहिए इसके अंदर? बात लेना, पहले हम खुद ट्राई करते हैं. कर लो खुद से, कर लो, चलो कर लो खुद से. हाँ जी रांजना बताइए. सर ऑप्शन सी. रांजना कह रहे हैं यहाँ पे अपना ऑप्शन सी. मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. सलम? ऑप्शन डी. अंशिका? पलक क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. ऑलराइट, ठीक है. सर तो लोगों ने ऑप्शन ऑप्शन डी और ऑप्शन डी में सी में सिलेक्ट किया है यहाँ पे. तो देखिए याद रखिएगा कि ह्यूमन यूरिन आपकी एसिड किसलिए होती है. पहली चीज तो आप यहाँ पे रखना बिकॉज ऑफ द H+ आयंस आप वहां पे भेज रहे होते हो. H+ आयंस आर बीन सिक्रीटेड, राइट. और ये हम सिक्रीट करते हैं हमारे फिल्ट्रेट के अंदर. इनका सिक्रेशन आपका होगा आपके पीसीटी के अंदर भी इनका सिक्रेशन होता है, और इनका सिक्रेशन इवन आपका होता है इवन योर डीसीटी में. डीसीटी में इतना नहीं होता एक्चुअली में, आपका होता है इनका सिक्रेशन आपके पीसीटी के अंदर. ठीक है. H+ आयंस को आप सिक्रीट करते हो. अब H+ आयंस को जब मैं सिक्रीट करूंगा तो उसके वजह से मेरा यहाँ पे होगा यूरिन एसिडिक. अब ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है? द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ये बात आपकी गलत है. पता है क्यों गलत है? अगर लिखा हुआ है सोडियम ट्रांसपोर्टर तो वो H+ आयन को क्यों ही एक्सचेंज करेगा? सोडियम ट्रांसपोर्टर लिखने का रीजन ये है कि वो सोडियम को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, H+ आयन को एक्सचेंज करेगा नहीं कभी भी वहां पे. तो ये बात तो आपकी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. मुझे लगता है आपने इसको मिक्स कर दिया डीसीटी के साथ सोडियम एब्जॉर्प्शन को लेके, बट वो मिक्स मत करना. सोडियम ट्रांसपोर्टर अगर लिखा हुआ है देन इट विल ओनली प्ले द रोल इन सोडियम ट्रांसपोर्ट. H+ आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं है कभी. तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग. अब अगर आप स्टेटमेंट सी अगर आप यहाँ पे देखते हो, देन हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इन द फिल्ट्रेट. ये बात आपकी सही है. दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये आपको यहाँ पे बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. और इसके वजह से ही आपकी यूरिन एसिडिक होती है. और सबसे ज्यादा जो आपका सिक्रीशन होगा जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, दैट विल बी हैपनिंग इन द पीसीटी. पीसीटी में आपका अच्छा खासा ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे हो जाता है. उसके वजह से आपका यूरिन बिल्कुल एसिडिक. बोलो बेटा बोलो. सर पीसीटी में होगी ट्यूबुलर सिक्रेशन या फिर डीसीटी? डीसीटी में होगा लेकिन बहुत कम है. डीसीटी इज नोन फॉर 2 मेन थिंग्स, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस, secretion of my potassium ions, right? And then you will find small amount of H+ ions are also secreted. But ज्यादा secretion जो आपका होता है वो आपका पीसीटी में होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन. तो यहाँ पे के अंदर भी आपका H+ आयन का सिक्रेशन वहां पे होगा. हम उसे प्रीडोमिनेटली वहां पे उसे मेंशन नहीं करते, बट यार इतना पीसीटी के अंदर भी आपका H+ आयन का सिक्रेशन वहां पे किया जाता है. डीसीटी में भी होगा लेकिन डीसीटी में आपका इतना ज्यादा नहीं होता, आपका थोड़ा सा ही होता है, बट आपका वहां पे भी होगा. लेकिन
So that is why ultimately both the areas will show the secretion in the filtrate, और उसकी वजह से ही आपका यहाँ पे यूरिन बनेगा आपका यहाँ पे, which will be like acidic, quite acidic. So that is what you find in the option C, right? Then along with that you have this question, ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे कर सकते हो. ये वाला क्वेश्चन है हमारा from the chapter of cell cycle. तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, read the question thoroughly. आपको बताने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट. सो ये भी कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू डू दैट. ऐसे क्वेश्चन ये नीट 2023 का ही क्वेश्चन है, सो आई थिंक इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट. आप कर सकते हो इसे, बहुत ही आसान सा सवाल है. बताइए मोनिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए. मोनिका को लग रहा है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सही है. ऑलराइट, ठीक है. अंशिका आप बताइए. सर ऑप्शन ए. आवाज कट गई बेटा, आवाज कट गई. सलम आप बताइए तब तक. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कह रहे हो आप, ठीक है. पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, चलिए देखते हैं. सो पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कि टेट्राड फॉर्मेशन सी इन द लिप्टोप्रोटीन स्टेज, ये सही है गलत है? सर गलत है. गलत है. कब होता है फिर मेरा टेट्राड फॉर्मेशन, कौन से स्टेज पे होता है? पैकेट. गलत गलत, सबको -5 मेरे तरफ से. जाइगोटिन स्टेज में, जाइगोटिन स्टेज में आपका टेट्राड और बाइवेलेंट बन जाता है. कुछ याद करो, हमने पढ़ा था ये चीज. टेट्राड एंड बाइवेलेंट, टेट्राड एंड बाइवेलेंट दोनों ही चीजें आपकी जाइगोटिन स्टेज में आपकी रेडी हो जाती है. ठीक है. तो ए हट गया, अगर ए हट गया तो मेरा 4 तो वैसे ही हो सकता, तो भी मेरे यहाँ पे नहीं हो सकता. ए और 3 मेरे यहाँ पे रह गया. देन आप बी देख लो. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर इज बीइंग स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये तो आपका सही है. यस, दैट्स द राइट स्टेटमेंट. टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज, क्या ये सही है गलत है? सर गलत है. तो ये कब होता है? डाइकिनेसिस. डाइकिनेसिस के टाइम पे होगा. बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही, राइट, ट्रू. न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेलोफेज, क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है. सही है. ठीक है, ये आपके रुकिए, यहाँ पे आपका सही है. ठीक है, फिर ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या आपके हिसाब से? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा. नॉन सिस्टर क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम ही रहेगा, बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपके हो जाएंगे. सो यस, आपका बी और ए, डी और बी और आपका यहाँ पे दोनों सही है. सो दैट्स व्हाई ये बनेगा हमारे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. यस, देखो बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं. ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. आपने ऐसे क्वेश्चन हो जाने, नाउ यू सी बाय योरसेल्फ. बल्कि अगर आप देखोगे ना कई बार इन क्वेश्चंस को, सो इफ आई टेल यू लाइक सीरियस, लाइक ऑनेस्टली, और इफ आई टेल यू लाइक वेरी क्लियरली दैट आपके जो टेस्ट आता है ना, संडे वाला टेस्ट, उससे कई बार थोड़े सिंपल क्वेश्चन नीट में आते हैं. कोई नोटिस करना, आपके कई बार टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं. आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा कितनी स्टेटमेंट सही है कितनी गलत है, राइट, समटाइम्स. But over here you will find a much more simpler question will come. But you have to give a test regularly so that you get a idea कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने हैं. अगर आप टेस्ट रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्विंग कर रहे हो उसके बाद, देन आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. दे आर लाइक वेरी लाइक वॉक इन अ पार्क फॉर यू. इसमें क्या ही डिफिकल्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये, राइट. एक और क्वेश्चन कर सकते क्या? चलो कर लेते हैं. इसको आपको करना है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग. बड़ा ही सिंपल है, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, करने का हो जाएगा. ओह मोनिका कर लिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 करो आप. मुस्कान बताइए. सर ऑप्शन 2. सलाम आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 2. बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए. कशिश, कृतिका और जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं बैठे हुए हैं, ट्राई करिए. क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा आंसर. बताइए पलक. सर ऑप्शन 2. आरुषि आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप भी बताइए क्या होगा. एंड ऑल द पीपल ओवर हियर, जिनके सबके मैं नाम नहीं ले सकता. सो देखो यहाँ पे क्या होता है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है. सो मोनिका आप बताइए, मास सेल किसके साथ मैच करेगा मेरे यहाँ पे?
एरियोलर टिश्यूज के साथ। ठीक है, राइट, एरियोलर टिश्यू के लिए मैच करेगा। इनर सर्फेस ऑफ द ब्रोंक्यूल किसके साथ मैच करेगा? सिलेटेड एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। ब्लड? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ न्यूरॉन? क्यूबॉइडल, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सही है आपका। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगेन ये 2023 का क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। सो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज उनको सही करिए, जल्दी सही करिए एंड आगे बढ़िए। मैच द फॉलोइंग में तो ज्यादा आपको टाइम लगाना है नहीं। यू शुड टेक नॉट मोर देन 1 मिनट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो आज की क्लास में ये अब हम बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। सो आज की क्लास में हमने देखा हमारा टाइप्स ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल, और ये चीज देख के आना, कल की क्लास में आने के पहले इतना पढ़ के आना, इतनी चीज बस देख के आना कि सर यहाँ पे हो क्या, सर ने क्या बताया, तो इतना पढ़ के आना, राइट। तो आगे समझने में आपको आसानी होगी। सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, हैव अ लुक एट दिस पिक्चर अगेन एंड या जस्ट डू दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ। और कल जो हम करेंगे, कल क्योंकि मेन कंटेंट चालू होगा मसल को लेके, तो समझने में आपको आसानी आएगी। समझ तो आप वैसे भी जाओगे, आफ्टर 50 मिनट्स यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, बट स्टिल इजीली समझने के लिए इतना देख के आना, ठीक है। तो क्या आज की बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही हैं? यस सर। क्या आज के लेक्चर में जो हमने कराया था उसके अंदर कोई आपको डाउट है? नो सर। तब भी एक बार जाके देख लेना घर जाके, अगर कोई डाउट होता है फिर आप कल मुझे पूछ सकते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ जाए, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। कुछ चीजें तो पुरानी वाली चीजें और कुछ चीजें तो बहुत ही लाइक वैसी है लो वेज वाली, उस पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लाइक योर सील या फ्लैजेला, आपको जितना मालूम है इन्फॉर्मेशन आपको जो या पहले पढ़ाई गई थी उतनी इनफ है, उसके अंदर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो बताइए, और एल्स आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।